मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, क्या वाकई तेहरान और वाशिंगटन किसी हतमी फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक हो चुके हैं? देखिए, अभी मुत्तफ़िक तो नहीं हुए क्योंकि दोनों साइड हुँ, से ये कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन चूँकि गुज़िश्ता 2 से 3 हफ़्ते से जो आपने भी हालात बताए हैं इसमें ब मीडिएशन चल रही थी कतर की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी बैक चैनल कॉन्टैक्ट चल रहे थे और हुँ, ईरान और ओमान के दरमियान आ आबनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की जो शिपिंग अरेंजमेंट है, शिपिंग फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर मुज़ाकरात चल रहे थे। और कल जो ईरान की तरफ से 2 इंडिकेशंस आईं, 2 स्टेटमेंट्स आईं उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन भी और उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काज़िम गरीबाबादी की भी, तो उसमें उन्होंने ये ज़ाहिर इंडिकेट किया है कि जो शिपिंग के लिए कोऑर्डिनेट्स हैं, उन पे एग्री कर लिया गया है हुँ, और वो कोऑर्डिनेट्स जाने की लेन कौन-सी होगी, आने की लेन किस तरह होगी और किस तरह इसको रेगुलेट किया जाएगा और इसमें कुछ मामलात हैं, जो अभी तक ईरान ने तो अपनी ऑफर या अपनी डिमांड्स दे दी हैं, लेकिन अभी तक ओमान की तरफ से या यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से जो ज़्यादा अहम है कि वो जी, एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों को या नहीं, कि लेन्स इस तरह फिक्स हो जाएँ और उस पे हुँ, रेगुलेशन पे कोई भी शिप्स यहाँ से गुजरने हैं तो हम्म। उन पे कंट्रोल ज़्यादातर ईरान का बहुत वाज़ेह हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किस लेन से जाना है और किस लेन से शिप्स ने वापस आना है, वो रास्ता भी हुँ, मुतय्यन हो जाएगा और फिर कि अगर कोई मिलिट्री शिपिंग शिप्स ने गुजरना है, मिलिट्री नेवल क्राफ्ट्स ने गुजरना है किसी भी मुल्क के, अमेरिका हो या किसी और मुल्क के, तो वो भी फिर इन ममालिक की इजाज़त से गुजरेंगे, ईरान और ओमान की इजाज़त से। तो ये चीज़ें क्या एक्सेप्टेबल होंगी यूनाइटेड स्टेट्स को या नहीं होंगी? तो अभी मेरा ख़्याल है कि एग्रीमेंट के आप ये समझें कि अंडरस्टैंडिंग के करीब तो हैं। एक और इश्यू ये है कि ईरान ने फ़ीस भी चार्ज करने का कोई 5 से 7% फ़ीस हर शिप कार्गो शिप से चार्ज करने का भी इसमें प्रोविज़न रखी है। जी। क्या ये कोई भी जो एग्री किया जाता है रेट, चाहे ईरान और ओमान मिलके एग्री करते हैं कि चलिए 3% पे फ़ीस जी, चार्ज कर लेते हैं। क्या ये अमेरिका को और गल्फ़ के दीगर ममालिक को एक्सेप्टेबल होगी? तो मेरा हुँ, ख़्याल है कि इस पे अभी कोई आप ये कह सकते हैं कि माहदे में कुछ पेशरफ्त हुई है, नेगोशिएशन में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन बहुत से अभी नुकात ऐसे हैं स्टेट ऑफ हुँ, हुर्मुज़ से मुतालिक भी और स्टेट ऑफ जी, हुर्मुज़ के अलावा जो दीगर यूएस ईरान का एजेंडा है हुँ, इन पीस टॉक्स का, कि उसमें अभी काफ़ी गैप्स हैं। अब दूसरी तरफ चूँकि प्रेज़िडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि वो किसी तरह से एक इसमें पेशरफ्त हो, एग्रीमेंट हो, जंग बंद रहे, क्योंकि उनके या उनका फ़ोकस अपने मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ होगा। वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स जो हैं काफ़ी टफ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप को। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह कुछ अरसे के लिए, तो मेरा ख़्याल है 2-3 माह के लिए अब इस जंग में कोई पॉज़ आएगा। लेकिन ये गर्म और सर्द होती रहेगी और फिर उसके अच्छा, बाद भी जब तक इस पे कोई मुस्तकिल एग्रीमेंट नहीं हो जाता कि दोनों यूएस और ईरान किसी हुँ, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ जाते, इस रीजन का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होगा, इस रीजन का हुँ, इकोनॉमिक शिपिंग लेन्स क्या होंगी। अभी बाबुल मंदब को हमने डिस्कस नहीं किया, बाबुल मंदब जी, एक और फ्लैश पॉइंट है। तो मेरा हुँ, ख्याल है अभी तक हमें इंतजार करना चाहिए कि किस तरह चीजें आगे बढ़ती हैं। अच्छी बात यह है कि बातचीत हो रही है। हुँ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और शायद गालिबन आर्मी चीफ भी फील्ड मार्शल साहब भी शायद सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, हुँ। ताकि राह हमवार की जा सके, ग्राउंड प्रिपेयर की जा सके इन टॉक्स को आगे लेके बिल्कुल, जाके। बिल्कुल राह हमवार की जा सके और जिस हद तक हो सके पाकिस्तान ने अपना किरदार भी अदा किया है। मंसूर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ सख्त धमकियाँ दे रहे हैं। लॉस वेगस में भी वो तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो वो इस हद तक भी कह रहे थे कि हम अब दूसरा बड़ा जो है वो एटमी हमला करने जा रहे थे ईरान के ऊपर, लेकिन हम रुक गए हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आपने हुर्मुज़ को इस तरह से बंद नहीं किया जा सकता। तो वाशिंगटन की इस मुतज़ाद पॉलिसी को आप समझते हैं, क्या ये वाशिंगटन की मुतज़ाद पॉलिसी है या डोनाल्ड ट्रंप की है, या फिर पेंटागन के कहने पर कुछ फैसले डोनाल्ड ट्रंप को बदलने पड़ते हैं रिपोर्ट्स की रोशनी में? जी बिल्कुल, प्रेज़िडेंट ट्रंप एक्चुअली जंग 5 माह की जंग के बाद इस स्टेज पर हुँ, आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका जंग जीत गया है, हमने ईरान जी, के दिफाई सलाहियतों को तबाह कर दिया है, ईरान की अस्करी तनसीबात को तबाह कर दिया है, ईरान की कैपेसिटी नहीं है। और लेकिन जब वो अपना प्रेशर डालने के लिए, मज़ीद ईरान को टेबल पे लाने के लिए ईरान पे बमबारी करते हैं, तो उसके जवाब में ईरान फौरी तौर पे
बमबारी करता है गल्फ के ममालिक के ऊपर जहां यूएस की बेसिस हैं, तो वो फिर एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टैंड में, और प्रेसिडेंट ट्रंप को अमरीकी अवाम की तरफ से भी और अमरीकी इदारों की तरफ से भी ये प्रेशर आता है उन पे कि इस जंग को किसी ना किसी तरह बंद होना है, क्योंकि अमेरिका के जो स्टॉक्स हैं, क्रिटिकल वेपन्स के स्टॉक्स हैं, थार्ड या पेट्रियट मिसाइल्स के स्टॉक्स हैं, उनमें भी उनके नंबर्स के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। जबकि ईरान जो है उसके जो स्टॉक्स का कहा जा रहा था कि वो ख़त्म हो रहे हैं, ईरान तो मुस्तकिल रोज़ाना बेसिस पे अपने रिटेलिएटरी अटैक्स में ये सलाहियत दिखा रहा है कि वो जिन जिन रीजन्स को गल्फ ममालिक के हिट कर सकता है, अरब ममालिक के, वो हिट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक टफ सिचुएशन है, क्योंकि वो जिस क्लेम के साथ जंग शुरू की गई थी, वो क्लेम्स या वो गोल्स अचीव नहीं हुए। अब उसके बाद उन्हें अपनी पब्लिक को सेल करना पड़ रहा है एक नई सिचुएशन, जिसमें वो इलेक्शन में भी जा रहे हैं और उन्हें ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हम जंग जीत गए हैं। लेकिन जब वो जंग जीतने का एविडेंस शो करना चाहते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए, तो वहाँ फिर कॉन्ट्रडिक्शंस वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। तो मेरा ख्याल है अब ये प्रेशर भी अमेरिका पे नजर आ रहा है कि वो जंग किस तरह कितने जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करे। और ये भी हो सकता है कि अब कुछ अरसे के लिए जंग बंद हो जाए, यूएस के इलेक्शंस हों, और उसके बाद क्योंकि अमेरिका के वो मकासद हासिल नहीं हुए हैं, तो एक नए सिलसिला जंग का शुरू हो कुछ 1-2 महीने बाद, ये भी मुमकिनात हैं। तो लगता नहीं कि ये जंग मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होने उस तरह जा रही है जिस तरह के रीजन के ममालिक की ख्वाहिश है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है। कोशिशें जारी हैं, मेरे ख्याल ये कोशिशें जारी रहेंगी। बिल्कुल सिफारती कोशिशें जारी रहनी चाहिए। सर, आपने बाबुल मंदब का जिक्र किया, आपने हुर्मुज़ पे हम सब जानते हैं कि ओमान और ईरान मिल के एक फार्मूला तैयार कर रहे हैं बहरी राहदारी का। अगर वो किसी किस्म का कोई फार्मूला तैयार कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि जो बाकी खलीजी ममालिक हैं वो इस चीज़ को कबूल करेंगे, या अमरीका के लिए वो काबिल कबूल होगा? देखें, अब जो नया फार्मूला तैयार होगा आपने हुर्मुज़ का, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, तो इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई है कि 28 फरवरी से पहले वाली जो सिचुएशन है वो अब एप्लीकेबल नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी। यानी चीज़ें 28 फरवरी से पहले जब यहाँ पे शिपिंग एक फ्री एक वो था अरेंजमेंट था, शिपिंग के ऊपर कोई कदगन नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो वाली स्टेट नहीं आएगी। इस जंग ने ये चेंज कर दिया है कि अब अपना हुर्मुज़ रेगुलेट होगी, और वो किस तरह रेगुलेट होती है वो उसके ऊपर ईरान और ओमान जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं, उसमें गल्फ के ममालिक को कुछ इख्तलाफात ज़रूर होंगे, कुछ उनको रिजर्वेशंस होंगी, लेकिन उन्होंने उनकी इकोनॉमी बहुत मुतासिर हो रही है, वहाँ लाइफ बहुत मुतासिर हो चुकी है, और गल्फ ममालिक में, गल्फ किंगडम्स में, तो उनकी कोशिश होगी कि कुछ भी गिव एंड टेक के जरिए, लेन देन के जरिए कुछ इस किस्म का एग्रीमेंट हो जाए जो पिछली सिचुएशन पे तो ना ले जा सके, लेकिन शिपिंग कम से कम इस हद तक वायबल हो जाए कि उनकी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी या ऑयल सपोर्टेड इकोनॉमी, ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज जो हैं, उनके लिए ये यहाँ से तेल की आमदोरफ्त खुल सके, और तेल की प्राइसेस भी इंटरनेशनल इकोनॉमी में एक स्टेबल लेवल पे आ जाएगी। हमने देखा है कि जब अच्छी खबरें आती हैं, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जब से खबरें बेहतर आई, स्टॉक्स में प्रोग्रेस की, तो ऑयल की प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि गल्फ के ममालिक, ईरान, ओमान, ये सारे मिलके तो एग्री कर जाएंगे किसी न किसी चीज पे। अमेरिका उसको किस तरह एक्सेप्ट करता है, ये देखने वाला सवाल है, क्योंकि अमेरिका के लिए फिर एक तरह थोड़ी सी एक हजीमत वाला पॉइंट होगा कि अमेरिका की ग्लोबल सुपर पावर के होते हुए यहाँ पे एक ऐसा शिपिंग का अरेंजमेंट हो जिसमें ईरान और ओमान फीस चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल मंसूर साहब, आपने कहा कि गल्फ के लिए भी बड़ा इम्तिहान है, और हम देख भी रहे थे कि वो मुतबादिल जो है अपनी मईशत के लिए बंदोबस्त भी कर रहे थे, तेल के अलावा टूरिज्म में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, और सऊदी अरब की भी यही पॉलिसी है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर हम गल्फ में देखें तो आपको लगता है कि जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, जिस तरह से हमले हुए हैं, उसके बाद कुछ आने वाले सालों में एतमाद जो है वो जल्द बहाल हो सकता है सयाहों का, इन्वेस्टर्स का वहाँ पर, और वहाँ पर वैसे जो पहले हम देखते थे कि रौनक और चहल पहल थी, क्या वो दोबारा से हो सकती?
देखिए इस जंग में सब बहुत ज्यादा नुकसान गल्फ ममालिक का भी जी। हुआ है। ईरान के बाद अगर कोई तबाही सबसे ज्यादा हुई है तो सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब कुवैत, अमारात। बहरीन, जॉर्डन, जो सारे कतर, इन ये जो हमारे खलीजी रियासतें जो हैं, ये जब ईरान की तरफ से डायरेक्टली अटैक हुई, और जिस तरह से यूएस का अटैक होता है ईरान पे, ईरान रिटेलिएट करता है अमेरिकन बेसिस जो मिडल ईस्ट में हैं, तो इन सब रियासतों का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ रियासतें तो बड़ी रियासतें हैं, जैसे सऊदी अरब है, बड़ा मुल्क है, बड़ी पावर है, मिडिल पावर है, तो वो उनके पास ये कैपेसिटी है टू सरवाइव और इस सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब करने की इकोनॉमिकली भी। जो छोटी रियासतें हैं, बहरीन, कुवैत या इवन जॉर्डन के अंदर जो तबाही आई है ईरानी अटैक की वजह से, जो इंस्टेबिलिटी आई है, तो इन ममालिक के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये तो एक वाज़ेह हो गया कि इस जंग ने कई चीज़ें चेंज कर दी हैं, जिसमें एक रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या किस किस्म का रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क होगा, वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी बेसिस जो हैं वो सोर्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं बन सकी उस तरह से, जिस तरह से गल्फ ममालिक की एक्सपेक्टेशन थी कि जब कभी इनके ममालिक पे अटैक होगा तो यहाँ से इनको डिफेंड किया जाएगा। इन ममालिक की पॉपुलेशंस जो हैं बहुत थोड़ी हैं, खासतौर पर छोटी किंगडम्स, कुवैत, बहरीन वगैरह को अगर आप देखें तो चंद लाख लोगों की पॉपुलेशंस हैं। इजराइल जैसा कवर देने में नाकाम रहा है अमेरिका, मंसूर साहब। तो ये बिल्कुल सिक्योरिटी इनको नहीं दी जा सकी, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि अब एक नया रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आएगा, और यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान या इवन इजिप्ट है या तुर्की है, इन ममालिक का रोल जो है वो बढ़ जाएगा, और ईरान का रोल बहुत अहम हो जाएगा इस एक कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने में आइंदा के सालों के लिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में जितनी भी अमरीकी बेसिस मौजूद थी, वो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी नहीं दे सकी जो कि उन्हें उम्मीद थी कि जब भी उन पर अटैक होगा तो जो अमरीकी बेसिस हैं वो इतनी मुतहरिक होगी कि वो उनको महफूज बना सके या महफूज रख सके। बल्कि उल्टा उनके टारगेट्स जो हैं वो हिट किए हैं ईरान ने। बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस सारे मामले पर अपना एनालिसिस भी दे रहे थे, और हम देखें कि बिल्कुल अब कुछ माहौल में बेहतरी आई है किसी हद तक। तो